नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। और चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पहलवानों के आरोपों पर आईओई की बैठक फिलहाल हुई। आईओई ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के बड़े आरोपों की जांच ये कमेटी करेगी। मैरीकॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक कमेटी में शामिल है। उधर और भी कई नामों को उसमें शामिल किया गया। योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 वकील की भी इस कमेटी में शामिल है। दोनों पक्षों को जल्द जांच कमेटी बुलाएगी। चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि खेल मंत्री के घर पर खिलाड़ियों की बैठक लगातार जारी है और खेल सचिव भी अनुराग ठाकुर के घर पर इस वक्त मौजूद है। कुश्ती संघ के साथ विवाद को लेकर यह बैठक फिलहाल जारी है। बृजभूषण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 22 जनवरी तक चल चुकी है। तो लगातार इस पूरे मामले का हर अपडेट हम आप तक पहुंचवा रहे हैं कि पहलवानों के आरोपों का 22 जनवरी को जवाब वो देंगे। आपने सुना कि बृजभूषण सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकलकर सामने आई थी कि 8 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन बाद में उनके बेटे की तरफ से कहा गया कि अभी फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वो करेंगे, 22 जनवरी को जवाब वो देंगे। लगातार ग्राउंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बैठक जारी है। हमारे संवाददाता केशव झा अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए केशव, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बैठक जारी है, खेल सचिव भी अनुराग ठाकुर के घर पर इस वक्त मौजूद। आपके सूत्रों के अनुसार क्या जानकारी मिल पा रही के अंदर क्या कुछ चल रहा है? जी देखिए, अभी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर आज बैठक पिछले 2.5 घंटे से चल रही है और अभी भी अनुराग ठाकुर के आवास के अंदर में जो खिलाड़ी हैं 15 खिलाड़ी मौजूद हैं और उन खिलाड़ियों के साथ जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं वो पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। और आपको ये फोटेज दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन जो सहयोगी हैं गौरव गिरी, वो आपको लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर घर पर पिछले 2.5 घंटे से बैठक चल रही है और बैठक में खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बातचीत कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उन आरोपों को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों से राय मशवरा कर रहे हैं कि कैसे आखिर इस विवाद को सुलझाया जाए, क्योंकि लगातार जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह के तरफ से इस्तीफा न देने की बात कही जा रही है। आज उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि 22 तारीख को मीडिया में अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि इधर खेल मंत्री की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से जो 72 घंटे का समय दिया गया था कुश्ती महासभा संघ के अध्यक्ष को, वो भी समय खत्म हो गया और अभी तक कुश्ती महासभा संघ के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से जवाब नहीं खेल मंत्रालय को दिया गया। तो ऐसे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर बैठक हो रही है खिलाड़ियों के साथ कि आखिर कैसे इस विवाद को सुलझाया जाएगा। ठीक है, कैसे विवाद सुलझाया जाए इसको लेकर लगातार ये बैठक जारी। इस बड़ी खबर पर आप फिलहाल नजर बनाकर रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुश्ती संघ के विवाद को 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हर बीते दिन के साथ ये मामला और लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पहलवान बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे, वहां पर समर्थन देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। देश को मेडल दिलाने वाले, देश का मान बढ़ाने वाले, दुनिया में नाम कमाने वाले ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। ये पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को हटाकर खुद को न्याय दिए जाने की गुहार लगा रहे हैं। पहले खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, फिर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली से यूपी के गोंडा तक हंगामा बरपा है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली ये पहलवान अब उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।
खेल मंत्रालय ने भी बृजभूषण सिंह को नोटिस दिया, जिसे 72 घंटे पूरे हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्रालय ने बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देने को कहा, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो नोटिस का जवाब दिया न ही इस्तीफा। अगर इस्तीफे की बात करें तो बृजभूषण सिंह अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा तो सुनामी आ जाएगी। मेरे समर्थन में भी कई खिलाड़ी हैं। धरने पर बैठे खिलाड़ियों का धरना अभी जारी है, जिसे अपार समर्थन मिल रहा है। इस बीच अब इस विवाद पर सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं कि बृजभूषण पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इंडियन ओलंपिक संघ को लिखे लेटर में पहलवानों ने बड़ा आरोप लगाया। विनेश फोगाट ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी। तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें मानसिक तौर पर इतना परेशान किया कि विनेश ने सुसाइड का मन बना लिया था। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलते कि सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये लेंगे। हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या बता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। विनेश ने धरना स्थल पर कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। हम जंतर मंतर पर मैट लगाकर प्रैक्टिस भी करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि सारी बातें खेल मंत्री के सामने रखी गई हैं। कुछ मुद्दों पर खिलाड़ी संतुष्ट नजर आए, लेकिन कुछ पर असंतुष्ट हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मुद्दा बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई के बाद सुलझेगा या फिर कुछ और विकल्प निकाले जाएंगे। आज बृजभूषण सिंह की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का देश भर को इंतजार था, वो अब तक नहीं हुई। इसके पीछे की वजह तो नहीं पता चल सकी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई, लेकिन ये साफ है कि स्टार खिलाड़ियों के आरोपों से बृजभूषण सिंह का बचना मुश्किल लग रहा है। और देखिए, कुश्ती के दंगल में हो रहे चीर हरण पर हंगामा लगातार जारी है। फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों ने अब मोर्चा खोल दिया और बृजभूषण सिंह को घेर लिया है। यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवानों के बाद ये पूरा मामला खेल मंत्रालय वर्सेस बृजभूषण सिंह का हो चुका है और इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से और डिटेल जानकारी देंगे कि खेल मंत्रालय वर्सेस बृजभूषण सिंह आखिर ऐसा क्यों। आप देखिए, 24 घंटे में बृजभूषण सिंह से इस्तीफा एक तरफ जहां मांगा गया, वहीं पर आपको बता दें कि बृजभूषण का इस्तीफा देने से इनकार, उनकी तरफ से इनकार किया गया है। इस्तीफा ना देने पर पद से हटाया जाएगा। उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि इस्तीफा दूंगा तो आरोप सच साबित हो जाएंगे, उनकी तरफ से कहा गया। पहलवानों को कार्रवाई का भरोसा एक तरफ जहां खेल मंत्रालय ने दिया है, वहीं पर आप देखेंगे दूसरी तरफ की 22 जनवरी को होने वाली फेडरेशन की बैठक का हवाला दिया गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, खेल मंत्रालय पहलवानों को कार्रवाई का भरोसा एक तरफ जहां मंत्रालय ने दिया है, वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ की बृजभूषण सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या सफाई उनकी तरफ से पेश की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये सब होता रहा तो फिर आरोप सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए, आज 2023 का पहला रोजगार मेला है और ये भी आपको बता दें कि रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ युवाओं से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और कहा कि नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। देश भर में कई जगह रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें उन्होंने 71,000 युवाओं को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जॉब ऑफर पाने वाले युवाओं से बातचीत की, उनके अनुभव को भी जाना। सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रोजगार मेले में नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके परिवार वालों को पीएम मोदी ने बधाई दी और साथ ही कहा कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है,
नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। आने वाले दिनों में लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार मेला सरकार की पहचान बन गए हैं, जो दिखाता है कि सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती और प्रमोशन कर रही है, जिस पर युवाओं को भरोसा है। ये पारदर्शिता युवाओं को बेहतर तैयारी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। ठीक वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा तंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। पीएम ने आगे कहा कि छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो नई पीढ़ी के लिए आकर्षण और आत्मविश्वास का केंद्र बना है। स्टार्टअप की सफलता ने दुनिया भर में युवा शक्ति के सामर्थ्य की नई पहचान बनाई है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। और स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की एक दुनिया भर में पहचान खड़ी की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत देश भर के तमाम विभागों में खाली पड़े पदों पर युवाओं की भर्ती की जा रही है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया था, जिसमें 1,47,000 युवाओं को नौकरी दी गई थी। और 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर इस बार चर्चा कुछ ज्यादा है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि इस बार का बजट सत्र का आगाज संसद भवन की नई बिल्डिंग से होगा, क्योंकि बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई है। संसद भवन की नई बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आगामी बजट सत्र का आगाज इसी बिल्डिंग से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पहले बजट सत्र का संबोधन नए संसद भवन के नए हॉल में कर सकती हैं और बाद की बैठकें पुराने भवन में जारी रह सकती हैं।
मौजूदा संसद भवन और नए संसद भवन के बीच की घेराबंदी को हटा दिया गया है। साथ ही बाहरी साज सज्जा का काम शुरू हो गया है। पहली बार अंदर की तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नया संसद भवन बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य होगा। ये बदलते भारत की नई तस्वीर के रूप में दुनिया भर के सामने खुद को पेश करेगा। सामने आई संसद के अंदर की तस्वीरें भारत की चमक को दर्शाती हैं। वो बताती हैं कि भारत के भविष्य की सूरत कैसी दिखने वाली है। भारत की नई संसद में देश का तिरंगा सामने होगा, जो भारत की विरासत की याद दिलाएगा, बताएगा कि भारत की शक्ति और साहस, शांति और सच्चाई, वृद्धि और शुभता के साथ जुड़ी विरासत है। कहा जा रहा है कि सत्र का शुभारंभ नई संसद से होगा। 31 जनवरी को दोनों सदनों की बैठक और राष्ट्रपति के अभिभाषण की शुरुआत नए भवन से होगा और फिर आगे की कार्रवाई पुराने संसद भवन में होगी। तो नया संसद भवन लगभग बनकर तैयार, जिस वजह से संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र का आगाज नई संसद से होगा। तो आपको नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बारे में बता देते हैं। दोनों की सिटिंग कैपेसिटी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे कि लोकसभा में नई और पुरानी संसद की सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो पुरानी संसद में 543 सीट है, जो कि 1145 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, जबकि नई संसद में 888 सीट है, ये 3015 स्क्वायर मीटर में है। तो देखिए, लगातार नई संसद की भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और फिर पुराने संसद की भी आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो पुरानी संसद में 245 सीट है, ये 1232 स्क्वायर मीटर में बना है। और जबकि नई संसद की अगर हम आपको तक जानकारी पहुंचाए तो राज्यसभा हॉल 3220 स्क्वायर मीटर है, जिसमें कि बैठने के लिए 384 सीट है। तो लगातार देखिए, पुरानी संसद साथ ही नई संसद और इसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। तो देखिए, वैसे तो संसद के बजट सत्र की तैयारी जोरों पर, जिसकी डेट भी सामने आई है। तो देखिए, इस बार बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 66 दिनों में 27 बैठकें होंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जो कि नई संसद में होने की संभावना है। और इस बीच 14 फरवरी से 12 मार्च तक छुट्टी भी रहेगी। तो 2024 आम चुनाव को अभी करीब 1.5 साल का समय है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार यूपी दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले सीएम योगी के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। उसके बाद गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी मिशन 2024 के लिए पूरी रणनीति के साथ अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा ने सबसे पहले सीएम योगी के साथ वाराणसी पहुंचकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इससे पहले काल भैरव की भी पूजा अर्चना की। काशी में जेपी नड्डा और सीएम योगी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों सर्दी में चाय की चुस्की का आनंद लेते दिखाई दिए। उसके बाद गाजीपुर पहुंचकर पवहारी बाबा आश्रम में पूर्व सैनिकों से संवाद किया और जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ना टेररिज्म करता है और न ही सहता है। सबको पता है कि आतंकवाद कहां से आया है। जेपी नड्डा ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए यूपी की सरकार को हीरा बताया और हीरा का मतलब भी समझाया। जेपी नड्डा ने कहा कि एच का मतलब हाईवे, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब है एयरवे। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है। हीरा, हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच, एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और गंगा विलास का जिक्र करते हुए सरकार की सफलताओं के बारे में बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया है। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है,
जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की धरती बना है। बीजेपी ने यूपी में चुनावी शंखनाद गाजीपुर से किया है, जिसका सीधा मतलब है कि बीजेपी को किसी भी हाल में पूर्वांचल को साधना है। पूर्वांचल की हर सीट पर कब्जा करने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।